वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 402 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं और सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है, जिनके आंसर्स आपको MCQs की बात करवाए जाएंगे। पहला ये कि व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग को आप एक्सप्लेन करें। उसके बाद ये कि कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो को कैलकुलेट करें। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन करें कैश बजट को। तो MCQs आपको करवाए जा रहे हैं। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जाएंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक तमाम जो फिक्स कॉस्ट हैं उनको कंसिडर किया जाता है किसके तौर पर, पीरियड कॉस्ट के तौर पर जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ये कि जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एक ब्रेक इवन चार्ट, तो जो गैप होता है सेल्स लाइन और वेरिएबल कॉस्ट लाइन के दरमियान, वो शो करता है इनमें से किस ऑप्शन को, वो शो करता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन को। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बजटिंग के सिवाय एक को छोड़ के, वो होता है इंक्रीज कॉस्ट के अंदर इजाफा होना, ये नहीं होता। बाकी तमाम ऑप्शन है इसके अलावा। उसके बाद ये कि प्रोडक्शन बजट जो है वो एग्जाम्पल इनमें से किस तरह के बजट की, वो है फंक्शनल बजट। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल नहीं होता कैश आउटफ्लो का, वो है डेप्रिसिएशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मैनेजर एनालाइज करते हैं ऑप्शंस जो कि अवेलेबल होता है कि सेट किया जाए कोर्स ऑफ एक्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो होता है डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद ये कि डी कॉर्पोरेशन यूज़ करती है प्रोसेस कॉस्टिंग के कैलकुलेट करे जो उसकी कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग क्रंचीज़ का। और ड्यूरिंग द मंथ के दरमियान क्या हुआ कि 12,500 यूनिट तो कंप्लीट हो गए, 1,500 जो है रहे वर्क इन प्रोसेस में, 25% के ऊपर कंप्लीट हुए। सो कितने इक्विवेलेंट यूनिट बन गए, तो इसके जो इक्विवेलेंट यूनिट बन गए 12,875 बन गए। इसको कैलकुलेट करके भी ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद ये कि एक कॉस्ट जो कि इनकर्ड हुई लेकिन चेंज नहीं की जा सकती प्रेजेंट या फ्यूचर डिसीजन के ज़रिए, उसको हम क्या कहते हैं, वो संक कॉस्ट कहलाई जाती है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा बजट जो है उसमें शामिल होता है, एक आइटम जो है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का, वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बजट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी कॉस्ट जो है वो लिंक की जाती है कैलकुलेशन के साथ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज़ की, वो होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है मैन्युफैक्चरर्स जो है वो मुमकिन तौर पे यूज़ करते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, वो होता है बिल्डर ऑफ ऑफ शोर ऑयल रिग, एक बिल्डर जो है ऑफ शोर ऑयल रिग्स का। और उसके बाद ये कि जो सैलरी होती है फैक्ट्री क्लर्क की, उसको ट्रीट किया जाता है किसके तौर पर, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के तौर पर उसको ट्रीट किया जाता है। उसके बाद ये कि EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा पॉइंट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट होती है। यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर होती है कैरिंग कॉस्ट के। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद ये कि जब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यू हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है प्रॉफिट के ऊपर, ये जो इंक्रीज़ करेगा प्रॉफिट को। और उसके बाद ये कि एक फर्म जो है वो सेल करती है बैग जो है 14 रुपीज़ ईच। सो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है हर यूनिट के लिए वो है 8 रुपीज़। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट क्या है, वो है 6 रुपीज़। और उसके बाद ये कि केलर कंपनी सेल करती है एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो 28 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। अगर वेरिएबल कॉस्ट 65% होती है सेल्स की और फिक्स कॉस्ट टोटल 9,008। सो द ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो होगा 1,000 यूनिट्स के ऊपर इसका ब्रेक इवन पॉइंट हासिल किया जाएगा, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होगी। उसके बाद ये जो बाई प्रोडक्ट है सोप की, वो इनमें से क्या है, वो है ग्लिसरीन। और उसके बाद ये कि इफ़ अगर बी लिमिटेड जो है वो शो करती है कि रिक्वायर्ड प्रोडक्शन जो है 120 केसेस का प्रोडक्ट का मंथ के लिए, डायरेक्ट लेबर पर केस वो है 3 आवर जो है एट 12 आवर रुपीज़ पर आवर, 12 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से है। सो जो बजटेड लेबर कॉस्ट है मंथ के लिए, वो इनमें से क्या होना चाहिए, वो होने चाहिए 4,320 रुपीज़। उसके बाद एक इनमें से कौन सा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मैनेजर्स एनालाइज करते हैं ऑप्शन जो कि अवेलेबल होता है ताकि सेट किया जाए कोर्सेस ऑफ एक्शन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो डिसीजन मेकिंग होता है। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है कॉस्टिंग के लिए, वो होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। और उसके बाद ये कि बजट फिक्स बजट जो बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर बेस करता है।
उसके बाद ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर अनअवॉइडेबल लॉस जो चार्ज किए जाते हैं इनमें से किसके ऊपर, वो होता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट के ऊपर। उसके बाद ये कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जानी जाती है इनमें से किसके तौर पर भी, प्रोसेस कॉस्ट शीट के तौर पर भी। और उसके बाद ये कि एक टिपिकल फैक्ट्री ओवरहेड इनमें से क्या है, वो है कंपनसेशन है प्लांट मैनेजर की। उसके बाद ये कि जब कंस्ट्रक्ट किया जाए कि ब्रेक इवन चार्ट जो गैप होता है सेल्स लाइन और वेरिएबल कॉस्ट लाइन के दरमियान, वो शो करता है इनमें से क्या, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उसके बाद ये कि अमाउंट जो होता है डेप्रिसिएशन का फिक्स कॉस्ट के ऊपर वो फिक्स ही रहता है इन नेचर। अगर कैलकुलेट किया जाता है इनमें से किस मेथड के अंडर, वो है सेल्स लाइन स्ट्रेट लाइन मेथड। उसके बाद ये कि एक बजट जो कि रिक्वायर करता है मैनेजमेंट को कि जस्टिफाई करे तमाम एक्सपेंडिचर रेदर दैन कि जस्ट चेंज किया जाए प्रीवियस ईयर से, वो इसके लिए वो क्या कहलाया जाता है इनमें से, वो होता है ज़ीरो बेस्ड बजट। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है कॉस्टिंग के लिए, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच है। और उसके बाद ये कि इनमें से किस ऑप्शन के अंडर तमाम जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की उनको कंसिडर किया जाता है एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट रिगार्डलेस के वो वेरिएबल होती हैं या फिक्स होती हैं नेचर में, वो होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और अब आपके सामने मौजूद है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो वैल्यू होती है बेनिफिट्स जो कि सेक्रीफाइस किए जाते हैं इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव। ऐसे बेनिफिट्स जो कि अल्टरनेटिव के फेवर में सेक्रीफाइस किए गए उनको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई देखा जाए तो पैसे के हिसाब से नहीं होती, बल्कि वो ज़ाहिर बात है बेनिफिट जो हमने किसी अल्टरनेटिव के फेवर में सेक्रीफाइस किए। सिंपल वर्डिंग में अगर आपको एग्जांपल दें तो जैसे कि अभी आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, इसकी जगह आप कोई इंटरटेनमेंट वाली चीज़ भी देख सकते थे, तो ये आप एक तरह से कॉस्ट पे कर रहे हैं ट्यूटोरियल देखने की, या जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करना भी एक कॉस्ट पे की जा रही है कि आपको इंटरटेनमेंट छोड़कर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉस्ट है। तो आप असल में क्या कर रहे हैं कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेनिफिट्स की, ताकि जो अल्टरनेटिव है ज़ाहिर बात है स्टडी करना उसके लिए। और इसी तरह से बिज़नेस में होता क्या है कि एक जगह इन्वेस्टमेंट छोड़कर दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखते हैं कि पैसा जो है सपोज़ करें पैसा जो है वो कोई प्रॉपर्टी में लगाया रहा है, बिज़नेस की जगह किसी फर्म की जगह वो अपनी प्रॉपर्टी में अगर कोई पैसा लगा रहा है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो एक्सप्लेन करें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को। सो डिफरेंट तरह की कॉस्ट के बारे में आपके हैंडआउट में अगर आपने रीड किया हो या देखा है तो आपने देखा होगा। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग असल में एक मैनेजरियल अकाउंटिंग मेथड होता है कैप्चर करने के लिए तमाम कॉस्ट जो कि एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है मैन्युफैक्चर के साथ एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होती है उसको बनाने के साथ जो जुड़ी होती हैं। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम होता है जिसके यूज़ किया जाता है वैल्यू करने में इन्वेंट्री, और इसमें ना सिर्फ शामिल होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर, बल्कि साथ में वेरिएबल और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी जो है वो होते हैं। और इसी वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग के तौर पर भी रेफ़र किया जाता है। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। अब है एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्टिंग। जब मार्जिनल का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ होता है तो इसका मतलब एडिशनल होता है, और इस तरह की टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ की जाती है। और ऑब्वियसली बात है आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हर तरह की कॉस्टिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आपको भी पढ़ाया जा रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट से मुराद एडिशनल कॉस्ट होती है जो एक बिज़नेस को, ज़ाहिर बात है एक बिज़नेस के पास और एडिशनल कॉस्ट होती है एक बिज़नेस को बर्दाश्त करना पड़ती है जब प्रोड्यूस किया जाता है एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का। जितने यूनिट्स बन रहे हैं बनते बनते एक एक्स्ट्रा यूनिट जब प्रोड्यूस किया जाएगा उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी उसी को हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। सो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होती है जब प्रोड्यूस किया जाता है एक ज़्यादा यूनिट गुड्स या सर्विसेज का, प्रोडक्ट या सर्विसेज का। और जो मार्जिनल कॉस्ट होती है एक आइटम की वो उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, यानी कि फ़िक्स नहीं होती बल्कि वेरिएबल कॉस्ट होती है।
नाउ द कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कि बजट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो जवाब आएगा वो परसेंटेज में होगा। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि अगर बजटेड प्रॉफिट 1500 है और फिर बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन 4000 है, और फिर जब मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको 100 से, तो आंसर होगा 37.5% के अंदर। उसके बाद ये एक्सप्लेन करें कैश बजट को। कैश बजट कंपनी की एस्टिमेशन होती है कैश के इनफ्लो का और आउटफ्लो का और अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो कि वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है या एनुअली भी हो सकता है। और कंपनी जो है वो यूज़ करती है उसका कैश बजट इस बात को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या उसके पास सफिशेंट कैश है, इतना कैश है कि कंटिन्यू किया जाए ऑपरेशंस को ओवर अ गिवन टाइम फ्रेम। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कैश बजट का वो होता है कि फोरकास्ट करना फ्यूचर कैश बैलेंसेस, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कोई भी पोटेंशियल डेफिशिट और जो सरप्लस वगैरह होते हैं उसको। सो कंपनी ये देखती है कि कैश बजट के ज़रिए कि इंश्योर करें इस बात को कि एनफ कैश हो कंपनी के पास, ताकि अचीव किया जाए ऑपरेशनल लेवल जिसको सेट किया फंक्शनल बजट से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।